हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैपिड फायर प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के बीच में चल रही है। कल हमने एक क्लास अपलोड किया था, आज हमारी ये दूसरी क्लास है। तो अब प्राचीन इतिहास की ये दूसरी क्लास रैपिड फायर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट जो है MCQ सीरीज कराई जा रही है, PYQ। कल हमने 150 प्लस क्वेश्चन एक वीडियो में मतलब कवर किए थे। आज फिर हम 150 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे आज एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्राचीन इतिहास के लगभग 3 वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे और 3 वीडियो में हमारी कम से कम 500 क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे PYQ सवाल है जो कि आयोग के जितने भी एग्जाम उसमें पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप यहाँ से जुड़कर हमारी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लोगों को शेयर भी करें और कमेंट करके और लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। जी हाँ, मंडन मिश्र जो है किसके शिष्य थे? तो ये कुमारिल भट्ट के थे। अगला देखेंगे तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति का नहीं, यह कहा गया है। जी हाँ, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं। जी हाँ, जैसे कहते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो ये हमारे गीता में कहा गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है कौन? तो ये भगवत गीता देता है। जी हाँ, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व कौन देता है? तो भगवत गीता देता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिला है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख में। जी हाँ, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख में भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अगला देखेंगे कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। जी हाँ, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो ये 4 जो मठ हैं या आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे नयनार थे शैव धर्मानुयायी। जी हाँ, जो नयनार थे ये शैव धर्मानुयायी थे। हम देख सकते हैं कि नयन जो है ये शंकर भगवान के 3 नयन थे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि नयनार अगर आए तो आपको वहाँ पर शैव धर्मी या शिव उपासक कहा जा सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सही सुमेलित करना है। इसमें आपको एक सूची 1 सूची 2 को, तो यहाँ पर कुछ धर्मगुरुओं के नाम दिए गए हैं, उससे संबंधित जो वो है वो दिए गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित थे, रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे, मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद से, और शंकर जो है अद्वैतवाद से। तो यहाँ शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपके एग्जाम में कई बार मिलान में पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य से शुरुआत करेंगे। तो पहला सवाल देखेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास में कि मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। जी हाँ, मौर्यों के इतिहास को जानने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक किसे माना जाता है? तो विष्णु पुराण को। जी हाँ, विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य के जो इतिहास का उल्लेख विस्तृत रूप से किया गया है। अगला देखेंगे आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक किसे माना जाता है? जी हाँ, आंध्रों के इतिहास के लिए सबसे प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। जी हाँ, सबसे पुराना पुराण इसे कहा गया है मत्स्य पुराण को। तो यहाँ पर आंध्रों के इतिहास के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। अगला देखेंगे मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विश्व परीक्षक वैद्य कहा जाता था जंगली विद। जी हाँ, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? जंगली विद कहा जाता था। अगला देखेंगे शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है उसे अग्निमित्र कहा गया है। जी हाँ, वह शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। जी हाँ, अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर कहाँ निकाला जाता था? चुनार से निकाला जाता था। अगला हम लोग देखेंगे अशोक का शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, तो यह उनका 12वां शिलालेख है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अशोक का जो 12वां शिलालेख है या धार्मिक संश्लेषण से संबंधित है। अगला देखेंगे सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। जी हाँ, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 8 वर्ष बाद उन्होंने उस पर विजय प्राप्त किया था। अगला देखेंगे कि प्राकृत भाषा के पोषक थे। जी हाँ, प्राकृत भाषा के जो उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके सातवाहन काल में प्राकृत भाषा जो है उसको संरक्षण दिया था सातवाहन काल ने, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम सातवाहन नरेश जो थे इन्होंने प्राकृत भाषा के पोषक थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। और कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन कब मिला था? सातवाहन काल में मिला था। जी हाँ, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन कब मिला? सातवाहन काल में मिला, इसे आप लोग याद रखेंगे। और मथुरा मूर्ति शैली, जी हाँ, मथुरा मूर्ति कला शैली कहाँ प्रारंभ हुई? तो कुषाण के शासनकाल से मथुरा मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे वह शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। अगला देखेंगे राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
जी हाँ, वह राजा जिसके एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, तो यह राजा अशोक थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। जी हाँ, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़ है। जी हाँ, लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अशोक का अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक का अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है। जी हाँ, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है अशोक का यह अभिलेख है जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अगला हम लोग देखेंगे गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। जी हाँ, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख ब्राह्मय में। जी हाँ, ब्राह्मय शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख अशोक के शिलालेख ब्राह्मय में किया गया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। जी हाँ, अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा के, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किसके थे? प्राकृत भाषा के थे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। जी हाँ, अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो उन्होंने अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। जी हाँ, इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो किसकी सूचना प्रदान करता है? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की सूचना प्रदान करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे फाहियान भारत में कब आया था? तो इसने 399 AD में आया था। जी हाँ, 399 AD में फाहियान भारत में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? तो यह 13वें शिलालेख से। जी हाँ, 12वें में आपका धार्मिक सहिष्णुता है, 13वें में आपका कलिंग युद्ध है, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राज्यों से इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। जी हाँ, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राज्यों से इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। जी हाँ, अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। जी हाँ, एंटीगोन गोनटास। यहाँ आपने देख लिया कि जो मकदूनिया का अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटीगोन गोनटास था। टॉलमी फिलडेल्फियस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। जी हाँ, टॉलमी फिलडेल्फियस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। इसे आप लोग याद रखेंगे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। जी हाँ, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। इसे आप लोग याद रखेंगे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। इसे आप लोग याद रखेंगे कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में है। जी हाँ, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के द्वार खुले थे। या मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के जो द्वार खुले थे किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंडाविधान थे, काफ़ी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। जी हाँ, कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। अशोक का अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही है, तो यह इनका 12वां शिलालेख है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। जी हाँ, सिमुक जो है किसका संस्थापक था? तो ये सातवाहन का संस्थापक था। अगला देखेंगे कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। जी हाँ, कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। जी हाँ, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारबेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। जी हाँ, खारबेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख।
राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। जी हाँ, राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश किसका? सातवाहन का था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। जी हाँ, सातवाहनों की जो राजधानी कहाँ अवस्थित थी? अमरावती अवस्थित थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन में। जी हाँ, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन में हुई थी। बुद्ध पर सिक्कों का अंकन हुआ था कनिष्क के काल में। जी हाँ, बुद्ध के सिक्कों का अंकन हुआ था कनिष्क के काल में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का किसने जारी किया था? तो इसे कुशाणों ने जारी किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख कहाँ मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन इस अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुशाणों ने चलाए। इसे आप लोग याद रखेंगे। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फले फूले शुंग राजवंश के समय में। जी हाँ, शुंग राजवंश के समय में प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। अगला हम लोग देखेंगे विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम और शक संवतों में अंतर वर्षों में 135 वर्ष का अंतर है। जी हाँ, विक्रम और शक में जो वर्षों का अंतर है कितना है? इसमें 135 वर्षों का अंतर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पर ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सही यहाँ सुमेलित करना है। तो डिमेट्रियस जो है हिंद यूनानी था। रुद्रदामन जो है शक था। गोंडो फर्निस जो है पहलव था। बिम जो है कुषाण से संबंधित था। तो यहाँ हमने देख लिया कि डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडो फर्निस पहलव, बिम कुषाण। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, उनके से संबंधित क्वेश्चन के देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? जी हाँ, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो यूनानी थे। जी हाँ, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये कौन था? स्ट्रेटो द्वितीय था। जी हाँ, स्ट्रेटो द्वितीय ने हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला देखेंगे शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने के श्रेय दिया जाता है, कौन है? बिम कन्फिडस है। जी हाँ, बिम जो है कटफिस थे जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के ने जारी किए थे। अगला देखेंगे वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया गया, तो यह कौन था? पुरु पोरस था। जी हाँ, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया, कौन? पुरु पोरस। अगला देखेंगे युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्यों की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। किसने? मत्सग। युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे। मत्सग। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार को अलंकृत करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार को। जी हाँ, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान जो चरक थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संगम युग में आपका चेर, चोल, पांडे 3 हैं। इनके बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चोल वंश का शासक जिसे शिवपाद शेखर की उपाधि किसने धारण की थी? चोल वंश में शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी उसका क्या नाम था? तो राजा प्रथम थे। जी हाँ, राजा प्रथम थे जिन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है व्याकरण पर। जी हाँ, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुराल। जी हाँ, तमिल ग्रंथ लघुवेद की संज्ञा किसे दी गई? कुराल को। शिल्पादिकरम का लेखक था इलंगो। जी हाँ, शिल्पादिकरम का लेखक था इलंगो। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। जी हाँ, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। विद्वेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। जी हाँ, विद्वेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया था, कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास जो है चोल, चालुक्य और पल्लव से संबंधित है। यहाँ दक्षिण भारत के इतिहास में चोल, चालुक्य और पल्लव से संबंधित, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कुछ शासक हैं, उनके उससे संबंधित वर्ष है उनके बारे में दिया गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे। तो राजा राज जो है इनका जो वर्ष है ये उन्होंने 985 से 1015 तक। राजाधिराज प्रथम जो है 1044 से 1052 तक।
कुलोत्तुंग प्रथम जो है 1070 से 1120 तक, विक्रम चोल है 1120 से लेकर 1133 तक। तो यहाँ पर जो राजा थे उनके जो संबंधित काल थे उनके बारे में देखा। अब हम अगला देखेंगे, अगला चलेंगे, यहाँ भी सही सुमेलित करता है। इसमें एक तरफ राजवंश दिया है, एक तरफ उनकी राजधानी दी है। तो आइए देखते हैं। पल्लव की जो राजधानी कांची थी, कदम्ब की जो राजधानी बनवासी थी, पांडे की मदुरा थी, काकतीय की वारंगल थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। जी हाँ, नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, क्या कहलाते थे? चोल कहलाते थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, क्या था? चोल था। जी हाँ, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध थे, कौन क्या कहलाए थे? चोल कहलाए थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। जी हाँ, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजेंद्र को दिया जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये राजा राज प्रथम ने किया था। अगला देखेंगे, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट में फैला था, दक्कन के कुछ भागों में भी यह फैला हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटा वारियम। जी हाँ, चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन क्या कार्य देखता था? तो टोटा वारियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां पुरुष दोनों मिलकर। जी हाँ, चोल राजाओं में जो स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध कौन था? स्त्रियां पुरुष दोनों देखती थी। चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो यह राज प्रथम था। जी हाँ, राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। चोल साम्राज्य के को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। चोल साम्राज्य को मलिक काफूर ने समाप्त किया। अगला हम लोग देखेंगे, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट था। जी हाँ, कुलोत्तुंग फर्स्ट था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। 72 व्यापारी, जी हाँ, चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के साथ भेजे गए थे। जी हाँ, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध कहाँ हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। जी हाँ, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है ह्वेनसांग। जी हाँ, चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है ह्वेनसांग। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि किस वंश का प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते हैं? चालुक्य। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन थे। जी हाँ, मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। जी हाँ, तीसरी शताब्दी में वारंगल किससे प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों उपकरणों से प्रसिद्ध या के लिए प्रसिद्ध था। नाटक के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। एक चालुक्य अभिलेखों की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो यह 634 वर्ष है। जी हाँ, 634 ईस्वी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत और वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी होगा। अगला हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। जी हाँ, पल्लव के किस राजा की उपाधि राज सिंह थी? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय की थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज के शासनकाल में यह बना था। जी हाँ, अगला हम लोग देखेंगे, सही सुमेलित करना है। यहाँ पर दक्षिण भारत के समुद्र के समकालीन नरेश और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ धनंजय जो है उनसे संबंधित कुस्तलपुर, नीलराज जो है अमुक्त, उग्रसेन जो है पालक्का, विष्णुगोपा जो है कांची। तो हमने देख लिया कि धनंजय से कुस्तलपुर संबंधित है, नीलराज से अवमुक्त है, उग्रसेन से पालक्का है, विष्णुगोपा से कांची जो है उससे संबंधित है। अगला हम राजवंश देखेंगे, उनकी राजधानी देखेंगे। पल्लव की राजधानी कांची थी, पांडे की मदुरा थी, यादव की देवगिरी थी, काकतीय की वारंगल थी। तो ये हमारी राजधानी भी हमारे एग्जाम में कई बार मिलान में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे गुप्त काल के बारे में। जी हाँ, गुप्त काल देखेंगे। यहाँ पर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड्स के बारे में कुछ सवाल यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। जी हाँ, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण किसने प्रस्तुत किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण जो है किस नरेश की रजत मुद्राओं से होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की।
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। जी हाँ, शक का विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिसने होड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। जी हाँ, गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। जी हाँ, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक हुआ है कांस्य सिक्का। जी हाँ, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक वह क्या है? वह कांस्य सिक्का है। सती प्रथा का अभिलेखिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो एरड़ अभिलेख में प्राप्त हुआ। जी हाँ, सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? एरड़ अभिलेख में। अगला हम लोग देखेंगे, 437-38 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख में भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी में। जी हाँ, 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। जी हाँ, सारनाथ में भूमि स्पर्श वाली एक बुद्ध का प्रतिमा जो है तो वह किससे कलंकित है? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा गया है। जी हाँ, प्राचीन भारत का वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा गया, तो यह गुप्ता युग है। जी हाँ, गुप्त काल है जिसे स्वर्णयुग कहा गया है। राजवंश जो होड़ों के आक्रमण को अत्यंत विचलित हुआ था, गुप्त है। जी हाँ, वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त काल। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। जी हाँ, भाग जो है और बलि जो है राजस्व के स्रोत होते थे। अधोलिखित गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? दिनार कहलाती थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है सांख्य दर्शन होती थी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं पतंजलि कहलाए थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के विभेदक लक्षण, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जी हाँ, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में जो विभेदक और लक्षण होते क्या होते हैं? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, यही है जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक का लक्षण बनते हैं। अगला देखेंगे, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नामक नायक था अग्निमित्र। इसे आप लोग याद रखेंगे। कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो याज्ञवल्क्य में किया गया है। कायस्थ जात का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? उल्लेख कहाँ किया गया? तो वो याज्ञवल्क्य में किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान और विधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो यह नारद ने किया था। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो नारद ने किया था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। जी हाँ, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित किसे होता? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है एरड़ अभिलेख से। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों के द्वारा। जी हाँ, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो रेशम बुनकरों का। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे आप लोग याद रखेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। वह गुप्त शासक जिन्हें पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। वह गुप्त शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह गुप्त शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब हम चलेंगे यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में। जी हाँ, गुप्तोत्तर काल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके संबंधित कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। तो पहला है कि बाणभट्ट ने हरक्षेत्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहदर्थ का उल्लेख किया। जी हाँ, बाणभट्ट ने यहाँ पर किस शासक का उल्लेख किया है? तो यहाँ बृहदर्थ का उल्लेख किया है। और अगला देखेंगे कि यहाँ पर सुमेलित करना है विदेशी यात्रियों भारत भ्रमण वर्ष है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फैयान जो है 399 से 414 ईस्वी तक आया था। हुनसांग जो है 629 से लेकर 645 तक भारत में रहा। इत्सिंग जो है 671-72 से लेकर 693-94 तक भारत में रहा। अल-मसूदी जो है 915 से 916 तक था। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार आयोग के सवालों में पीसीएस में पूछ लिया गया है। फैयान 399 से 414, हुनसांग 629 से 645, इत्सिंग जो है 671-72 से 693-94, अल-मसूदी जो है 915 से 916। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लवमल। जी हाँ, ये राजा जो थे ये गोपाल, नंदीवर्धन और पल्लव जो थे इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। वह स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती है। जी हाँ, अमरावती आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती स्तूप में। वह स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ वाले विशेष मंच की विशेषताएं मिलती हैं तो अमरावती और नागार्जुनी कोंड। जी हाँ, नागार्जुनी कोंड और अमरावती जो है इसमें आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं।
वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, तो ये प्रवरसेन प्रथम थे। जी हाँ, वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया था, तो प्रवरसेन प्रथम थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6ठी-7वीं शताब्दियों में मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, तो लाट में कर रहा था। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का क्या नाम था, तो द्रह्म नाम था। जी हाँ, प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था, द्रह्म नाम था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण कहाँ किया गया, हर्षवर्धन ने किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया, तो एक कन्नौज में किया था, एक प्रयाग में किया था। तो यहाँ हमने देख लिया रैपिड फायर के माध्यम से फटाफट हमने लगभग 150 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। और ऐसे ही हम आपके लिए कल एक वीडियो में और ख़त्म कर देंगे। इसको लगभग 500 की जो क्वेश्चन सीरीज़ है आपकी ख़त्म हो जाएगी प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो यहाँ से अगर आप इतने क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो फिर आपका कोई भी जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो आप यहाँ से इस क्लास को जोड़ें, यहाँ से क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर पसंद आ रही है तो इसे शेयर भी करें। कल हम फिर एक वीडियो आप लोग इसके अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर जो एक वीडियोज़ का और है आएगा प्राचीन इतिहास के 1 लाइनर क्वेश्चन का। उसके बाद फिर हम आधुनिक इतिहास के पे चलेंगे। और फिर पॉलिटी हिस्ट्री सबका एमसीक्यू धीरे धीरे हम करवाएंगे। तो आप लोग हमारे बस क्लास से जुड़े रहिए। बाकी थ्योरी सेगमेंट में इसकी क्लास देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ के प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है। और मध्यकालीन इतिहास इसकी क्लासें जो है अपलोड कर दी गई 5-5 के फॉर्मेट में। और एनसीईआरटी एमसीक्यू 6 से 12 के भी वहाँ पर हम हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की भी एमसीक्यूज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और थ्योरी सेगमेंट में जो साइंस की जो है वो है क्लास, वो भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जीके जीएस थ्योरी सेगमेंट्स प्लेलिस्ट में। बाकी डेली आपको करंट अफेयर की क्लास जो होली बाद आपको मिलेगी। तो आप हमारे करंट अफेयर की क्लास से भी हैंड रिटन नोट्स माइंड मैप के माध्यम से जुड़े रहिए। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक और होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका यह त्यौहार जो है होली का आने वाले समय में रंगों से आपका जीवन भर जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। चलिए फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी होली, नमस्कार, जय हिंद।